हेलो दोस्तों, नमस्कार। आपका अपने यूट्यूब चैनल कॉम्प्लेक्स क्लासेस में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आज के वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं डीएलएड सेकंड सेमेस्टर। और इसके अंतर्गत हम बात करेंगे ये जो राजन सीरीज होता है, इसका पेपर नंबर जो फर्स्ट होता है, इसमें वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा 2025 का ये बिल्कुल नया संस्करण है। इसके हम लोग लघु उत्तरीय प्रश्नों को जो है इस वीडियो में करने वाले हैं। इसके पहले हमने जो है 20 नंबर में जो है 20 लेक्चर में जो है वीडियो जो है कंप्लीट हो चुका है। तो आज के वीडियो में आप सभी लोगों का स्वागत है। तो आप लोग लास्ट तक वीडियो में बने रहिएगा। इसका फ्री नोट्स या पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग जो है चैनल से जुड़कर वहाँ पे डाउनलोड कर सकते हैं टेलीग्राम पे, ठीक है, जिसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो हम लोगों ने कल के वीडियो में बात किया था 95 नंबर तक। आज के वीडियो में हम लोग जो है 96 नंबर से बात करेंगे। जीजू भाई की प्रमुख रचनाओं के नाम बताइए। तो इनकी रचनाओं की अगर बात करें तो यहाँ पे देख सकते हैं काली गौरैया, तड़तड़, तड़ाक, और बिल्ली के गले में घंटियां, भूत का भाई, मूर्ख ब्राह्मण, मेढक की शादी, चलते फिरते, शिक्षा, गूंजे हैं, दिवास्वप्न। यहाँ पे केवल ये पूछा जाता है, देखिए ये एक याद कर लीजिए, दिवास्वप्न ये आपके ऑब्जेक्टिव में भी आता है, ठीक है, कि दिवास्वप्न नामक रचना किसकी है। ऊँट के पैर सड़े प्राथमिक विद्यालय में शिक्षा। तो यहाँ पे ये जो है बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसको याद रखिएगा आप लोग, ठीक है। उसके बाद में हम 97 नंबर की बात करते हैं। तो आधुनिक शिक्षा में परियोजनवाद की क्या भूमिका होती है। जो आधुनिक शिक्षा है इसमें परियोजनवाद की क्या क्या भूमिका है, इसके बारे में हमको बात करना है। तो आधुनिक शिक्षा में परियोजनवाद की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। संक्षेप में इसके योगदान को निम्नलिखित बिंदुओं के अंतर्गत रख सकते हैं। फर्स्ट की बात करें तो छात्रों की कक्षागत परिस्थितियों की सक्रिय भागीदारी पर बल दिया जाता है। जो छात्रों की कक्षा की परिस्थिति होती है उनके उसमें जो है जो छात्र होते हैं उनकी सक्रिय भागीदारी पर बल दिया जाता है। क्रिया विधि करके सीखने को जो है महत्वपूर्ण विधि के रूप में जो है अपनाने पर ये परियोजनवादी जोर देते हैं। उसके बाद में है व्यावसायिक शिक्षा एवं विज्ञान शिक्षा को जो है परियोजनवादी प्रोत्साहित करते हैं। योजना विधि का शिक्षा में अनुप्रयोग करना, लोकतांत्रिक मूल्यों को शिक्षा में स्थान प्रदान करना, और समाज उपयोगी जो समाज के लिए उपयोगी है शिक्षा की अवधारणाओं का विकास करना। अब हम देखते हैं 98 में दिया हुआ है कि विवेकानंद के अनुसार लक्ष्य पर पहुंचने के 4 मार्ग बताइए। तो जीवन में सभी अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना चाहते हैं, ठीक है, कोई भी हो अपने निर्धारित लक्ष्य तक पहुंचना चाहता है। मानव सभी कार्य अपने लक्ष्य प्राप्ति के लिए ही करता है। हम लोग एक ही लक्ष्य पर विभिन्न रास्तों से पहुंचते हैं। ये रास्ते 4 वर्गों में हैं, जैसे कर्म, कर्म का मार्ग हो गया, प्रेम का मार्ग हो गया, ज्ञान का मार्ग हो गया, धर्म का मार्ग हो गया, ठीक है। तो इन सभी मार्गों से जो है आप लोग लक्ष्य की प्राप्ति कर सकते हैं। उसके बाद में 99 नंबर की बात करें तो विवेकानंद के अनुसार सच्ची शिक्षा का अर्थ बताइए। तो स्वामी विवेकानंद प्रकांड विद्वान थे। वह देश की विभिन्न शिक्षा व्यवस्था से संतुष्ट नहीं थे। जो शिक्षा व्यवस्था देश की थी उससे जो है ये स्वामी विवेकानंद जी संतुष्ट नहीं थे। वह शिक्षा द्वारा व्यक्ति का जो सर्वांगीण विकास करना चाहते थे, ठीक है। उनके अनुसार शिक्षा व्यक्ति के अंतर्निहित पूर्णता की अभिव्यक्ति है। जो अंतर्निहित शक्तियाँ होती है उसको किस प्रकार से व्यक्त किया जाए तो उसी की पूर्णता की अभिव्यक्ति है। उनके मत से शिक्षा केवल ज्ञान को दिमागों में ठूस ठूस कर भरना मात्र नहीं है। सच्ची शिक्षा तो वह है जो मानव निर्माण की शिक्षा होती है, ठीक है। उसके बाद में शिक्षा समाज का दर्पण है, स्पष्ट कीजिए। ये क्वेश्चन जो है आपके एग्जाम में आया हुआ है, तो इसको जो है आप लोग इम्पोर्टेंट कर लीजिए। तो शिक्षा समाज का दर्पण है। किसी भी समाज की प्रगति तथा वास्तविक स्थिति का पता वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को देखकर लगाया जा सकता है, ठीक है। यानी किसी भी प्रगति उस समाज की प्रगति किस प्रकार से होती है, और उसके बाद में वास्तविक स्थिति जो होती है वर्तमान स्थिति उसका अगर पता लगाना है आपको तो वहाँ की शिक्षा व्यवस्था को जो है देखकर लगाया जा सकता है।
व्यक्ति को जन्म से लेकर मृत्यु पर्यंत तक शिक्षा की आवश्यकता रहती है। मानव का अस्तित्व शिक्षा के बिना वैसा पतवार के बिना नाव, ठीक है? जैसे पतवार के बिना नाव होता है कि समान होता है। शिक्षा व्यक्ति के प्रत्येक पहलू को विकसित करने, उसका चारित्रिक विकास करती है, अर्थात मानवता का पाठ पढ़ाती है। शिक्षा का क्षेत्र इतना विस्तृत है कि इससे बालक सामाजिक कार्यों में भी अपना योगदान देता है तथा व्यक्ति का सर्वांगीण विकास होता है। अतः शिक्षा से ही समाज की व्यवस्था का परिचय मिलता है। इसीलिए शिक्षा समाज का जो है दर्पण होता है। ठीक है? तो ये समझ में आपको आया होगा। अब 101 नंबर की हम बात करते हैं, बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र बताइए। जो बौद्धकालीन शिक्षा के प्रमुख केंद्र, जैसे अगर हम बात करें तो यहाँ पे नालंदा हो गया, वल्लभी हो गया, विक्रमशिला हो गया, तक्षशिला हो गया और ओदंतपुरी, काशी, मिथिला और जगदला है। ठीक है? यह सभी केंद्र बौद्ध शिक्षा प्रदान करते थे। 102 नंबर में दिया हुआ है कि बुद्ध डिस्पेच की प्रमुख विशेषताओं के बारे में हमको बताना है। बुद्ध डिस्पेच उच्च शिक्षा का माध्यम जो है अंग्रेजी होना चाहिए, लेकिन देसी भाषाओं को भी प्रोत्साहित किया जाता था। ठीक है? ये जो बुड डिस्पेच था, इसका माध्यम उच्च शिक्षा का अंग्रेजी होना चाहिए, लेकिन जो देसी भाषाएं थी उसको भी प्रोत्साहित किया जाए। देसी भाषाएं प्राथमिक पाठशालाएं स्थापित की जाए और उनके ऊपर जिला स्तर पर एंग्लो वर्नाकुलम हाई स्कूल और संबंधित कॉलेज खोले जाना चाहिए। अध्यापकों के प्रशिक्षण हेतु अध्यापक प्रशिक्षण संस्थाओं की जो है स्थापना करनी चाहिए। उसके बाद में 103 नंबर में हम देखते हैं, यहाँ पे 2020 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। प्रारंभिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां क्या होती है? जो प्राइमरी एजुकेशन होता है उसकी चुनौतियों क्या होती है? ठीक है? बच्चों की अपनी संस्कृति की समझ ना बढ़ना। उसके बाद में निजी स्कूलों में पढ़ रहे बच्चों की फीस बढ़ना। छात्रों द्वारा शिक्षकों का सम्मान ना करना। जो छात्र होते हैं शिक्षकों का सम्मान नहीं करते हैं। और धन से शिक्षा खरीदना छात्र व शिक्षक के लिए कष्टदायी। ठीक है? तो ये सभी जो है प्राथमिक शिक्षा की प्रमुख चुनौतियां हो गई है। उसके बाद में हम 104 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पे दिया है कि बुनियादी शिक्षा पर संक्षिप्त टिप्पणी दीजिए। तो सबसे पहले ये जान लीजिए कि बुनियादी शिक्षा किसने दिया था। तो बुनियादी शिक्षा ये महात्मा गांधी ने दिया था। महात्मा गांधी ने जो है दिया था। ये 2020 में क्वेश्चन आया हुआ है। बुनियादी शिक्षा का तात्पर्य ऐसे शिक्षा से होता है जिसमें बालक के संपूर्ण व्यक्तित्व का विकास हो, जिसमें बालक शारीरिक मानसिक रूप से जो है अपना समग्र विकास किस प्रकार से कर सकता है। 105 नंबर की बात करते हैं, तो बौद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम बताइए। बौद्धकालीन जो शिक्षा थी उसका पाठ्यक्रम क्या होना चाहिए, उसके बारे में यहाँ पे हमको बताना है। बुद्धकालीन शिक्षा का पाठ्यक्रम जो है सैद्धांतिक तथा व्यवहारिक था। ठीक है? सैद्धांतिक भी था और व्यवहारिक भी था। बुद्धकालीन धार्मिक पाठ्यक्रम में बुद्ध साहित्य का जो है अध्ययन कराया जाता था एवं लौकिक साहित्य के अंतर्गत जो है लेखन, गणित, कृषि, पशुपालन, चिकित्सा, मल्ल विधि और उसके बाद में शिल्प कला आदि विषय पढ़ाए जाते थे। अतः धार्मिक एवं लौकिक सांस्कृतिक सांसारिक दोनों ही प्रकार के पाठ्यक्रम का अध्ययन कराया जाता था, जिससे व्यक्ति इहलोक तथा परलोक दोनों में ही संतुलन बनाए रख सकते थे। बौद्ध शिक्षा मूल रूप से धार्मिक थी, किंतु सामान्य व्यवसायों कताई, बुनाई, सिलाई, शिल्प, निर्माण कला की भी इसमें शिक्षा दी जाती थी। ठीक है? धार्मिक के साथ साथ जो है इसमें जैसे हो गया यहाँ पे व्यवसाय हो गया, कताई, बुनाई, सिलाई, शिल्प, निर्माण, कला की भी इसमें शिक्षा दी जाती थी। बाद में लौकिक शिक्षा को भी पाठ्यक्रम में जोड़ दिया गया। उसके बाद में हम देखते हैं यहाँ पे जो बौद्धकालीन शिक्षा थी इसमें जो है स्त्रियों की क्या स्थिति थी, इसके बारे में हम लोग बात करते हैं। तो बौद्ध काल में जो है स्त्रियों को धीरे धीरे शिक्षा के अधिकार मिलने लगे थे। इस काल में महिला शिक्षा को जो है प्रोत्साहन मिला था। संघ में प्रशिक्षु के रूप में जो है प्रवेश लेने वाली महिला बुद्ध की विषमजात प्रजाति गौतमी थी। मठ विहार में जो है महिलाओं को भिक्षुणी के रूप में जो है रहना पड़ता था, भिक्षुणी के रूप में रहना पड़ता था। उन्हें भी भिक्षुओं के समान शिक्षा दी जाती थी। अतः उस समय स्त्रियों की जो है स्थिति में जो है शिक्षा के अगर दृष्टि से देखा जाए तो उसमें जो है सुधार आने लगे थे। उतना जो है जो
प्राचीन काल की शिक्षा जो वैदिक काल की शिक्षा थी उसमें जो है उतना स्त्रियों का जो है अहम भूमिका नहीं थी, मध्यकालीन में भी नहीं था। लेकिन यहाँ पे बुद्धकालीन में जो है धीरे-धीरे जो है स्त्रियों की शिक्षा व्यवस्था ठीक होने लगी। 107 नंबर की बात करते हैं तो परियोजनवाद के किन्हीं 3 गुण एवं उनके दोषों का उल्लेख कीजिए। इन्हीं 3 गुण और दोषों का जो है उल्लेख करना है। तो परियोजनवाद भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करता है। इस प्रकार परियोजनवाद बालकों को जो है व्यवहारिक जीवन हेतु जो है तैयार करता है। परियोजनवाद विचार की अपेक्षा अपनी क्रिया को जो है अपने अधिक यानी करके किस प्रकार से जो है किसी प्रकार का प्रयोजन यहाँ पे देख सकते हैं। इस शब्द से आप लोग जान सकते हैं कि प्रयोजन किसी का जो है प्रयोग करके जो है उस पर विश्वास करना चाहिए। और आदर्शवाद क्या होता है? आदर्शवाद जो है किसी के विचारों पर जो है बल देता है। प्रयोजनवाद प्रयोग करके, ठीक है। और प्रकृतिवाद प्रकृति पर जो है प्रकृति के साथ किस प्रकार से जुड़कर उसी के अनुरूप नियम बनाना चाहिए। और शिक्षण विधि हो गया, जैसे सब कुछ जो है प्रकृति के अनुसार बनाना चाहिए। शिक्षा दर्शन के रूप में प्रयोजनवाद एक प्रगतिशील दर्शन है। यह दर्शन शिक्षा को सामाजिक गतिशीलता गतिशील एवं विकास की प्रक्रिया मानता है। इस विचार ने प्रगतिशील शिक्षा को जन्म देता है, ठीक है। परियोजनवाद की अगर दोष की बात करें तो परियोजनवाद के प्रमुख दोष निम्नलिखित होते हैं। कौन कौन से दोष हैं? 4 दोष हमको बताना है, लेकिन 3 यहाँ पे दिया है। तो परियोजनवाद आध्यात्मिक गुणों को महत्व नहीं देता है। इसमें जो है किसी आध्यात्मिक गुणों का महत्व नहीं दिया जाता है, या केवल इसी लोक पर बल देता है, ठीक है। परियोजनवाद हमें केवल भौतिक दृष्टिकोण प्रदान करना है, यानी जो दिखता है उसी पर जो है दृष्टिकोण प्रदान करता है, ना कि आध्यात्मिक दृष्टिकोण, ठीक है। परियोजनवाद सत्य को जो है परिवर्तनशील मानता है, कि सत्य जो है समय के अनुसार किस प्रकार से परिवर्तनशील हो जाता है, ठीक है। अगर हम 108 नंबर की हम बात करें तो सामाजिक परिवर्तन में शिक्षक और विद्यालय की क्या भूमिका होती है, अपने अपने क्या विचार होते हैं उसके लिखिए। सामाजिक परिवर्तन में शिक्षकों की क्या भूमिका होती है इसको स्पष्ट कीजिए। 2030 में ये पूछा गया है। तो अलग अलग विद्यालय की भूमिका क्या होनी चाहिए, एक शिक्षक की क्या भूमिका होनी चाहिए, सबको जो है लिखना है। तो हम लोग चलिए यहाँ पे देखते हैं क्या क्या भूमिका होनी चाहिए। यहाँ पे फर्स्ट हम देखते हैं कि शाश्वत मूल्यों का संरक्षण किस प्रकार से करना चाहिए। तो प्रत्येक समाज में कुछ अस्थायी मूल्य होते हैं जो समाज को जो है अस्थायित्व प्रदान करते हैं। इन्हें शाश्वत मूल्य कहा जाता है। जैसे भारतीय समाज में शाश्वत मूल्य की बात करें तो सहिष्णुता हो गया, सत्यम शिवम, दूसरे का कल्याण, अहिंसा आदि। कभी किसी कारणवश सामाजिक परिवर्तन की स्थिति में इनके दुर्बलता की स्थिति बनती है तो शिक्षा ही इन मूल्यों का जो है संरक्षण करती है। ये सभी जो सहिष्णुता है, सत्य हो गया, शिवम हो गया, कल्याण और अहिंसा, इसकी अगर दुर्बलता बनती है तो इसमें जो है शिक्षा ही इन मूल्यों का जो है संरक्षण करता है। नवीन परिवर्तन लाने में सहायक, ठीक है, हेल्पफुल इन न्यू चेंज। समाज में विभिन्न कारणों के फलस्वरूप नवीन विचार जन्म लेते हैं, ठीक है। समाज में जो है अलग अलग कारकों के परिणाम स्वरूप जो है अलग अलग विचार जन्म लेते हैं जो सामाजिक परिवर्तन के आधार बनते हैं, कि समाज उसी के अनुरूप जो है परिवर्तन होता रहता है। शिक्षा इन विचारों एवं बदलाव को जो है स्वीकार करने के लिए अनुकूल वातावरण का सृजन करती है तथा लोगों को इसे स्वीकार करने हेतु मानसिक रूप से तैयार करती है। 3 नंबर की बात करें तो सांस्कृतिक हस्तांतरण। सांस्कृतिक हस्तांतरण की क्रिया समाज को अस्थायित्व एवं निरंतरता प्रदान करती है। साथ में आवश्यकता अनुसार सुधार हेतु भी मार्ग प्रशस्त करती है। इस प्रकार शिक्षा सामाजिक परिवर्तन की जन्मदाता, प्रवर्तक एवं निदेशक है, ठीक है। उसके बाद में 4 नंबर की हम बात करें तो सामाजिक गत्यात्मकता, मोबिलिटी, सोशल मोबिलिटी। समाज एक गत्यात्मक संबोध है। स्वतः गतिशीलता के कारण इसमें हमेशा बदलाव जो है होते रहते हैं, जो समाज होता है। शिक्षा इन सामाजिक गतिशीलता को जो है अपनाए रखने में प्रयत्नशील रहता है। सामाजिक सुधार, शिक्षा के द्वारा ही जो है समाज में जो है सुधार के लिए आंदोलन की पृष्ठभूमि जो है सृजन होती है। इसके द्वारा जन जागृत होती है और समाज में इन सुधारों के लिए स्वीकृति का वातावरण तैयार होता है, ठीक है। ज्ञान के क्षेत्र में विकास जो है शिक्षा के द्वारा ही प्रतिदिन प्रतिदिन ज्ञान के विभिन्न आयामों का विस्तार होता रहता है जो समाज के परिवर्तन में मार्गदर्शक बनते हैं। इसी के फलस्वरूप नए शोध हो रहे हैं जिनसे से समाज के विभिन्न क्षेत्रों में बदलाव होता है। उसके बाद में देखिए सामाजिक परिवर्तन का नेतृत्व।
समाज में नवीन परिवर्तन लाने हैं तो कुशल नेतृत्व की आवश्यकता होती है। शिक्षा समाज में ऐसे कुशल व्यक्तियों का निर्माण करता है, जो शिक्षा होता है समाज में ऐसे व्यक्तियों का निर्माण करता है जो सामाजिक आंदोलन एवं परिवर्तनों का जो है नेतृत्व कर सके। उसके बाद में हम देखें परिवर्तनों की समीक्षा, रिव्यू ऑफ चेंजेस। समस्त सामाजिक अथवा सांस्कृतिक परिवर्तन वांछनीय एवं सकारात्मक नहीं होते हैं, यानी सभी सकारात्मक नहीं होते हैं। शिक्षा की महत्वपूर्ण भूमिका ऐसे परिवर्तनों की सदैव समीक्षा करने की है। शिक्षा के द्वारा ही वह वांछनीय परिवर्तन को स्वीकार करने का वातावरण बनाता है, जबकि अवांछनीय परिवर्तनों के लिए स्वीकारोक्ति नहीं प्रदान प्राप्त होती है। ठीक है। फ्रोबेल के अनुसार शिक्षा के क्या उद्देश्य होने चाहिए, 2023 में ये क्वेश्चन आया हुआ है। तो शिक्षा का पहला उद्देश्य जो है शरीर एवं आत्मा को बंधन से मुक्त करना है। ठीक है, शरीर और आत्मा को जो है बंधन से जो है मुक्त करना है, ये शिक्षा का मुख्य उद्देश्य होता है फ्रोबेल के अनुसार। इसके लिए शिक्षा का समुचित वातावरण जो है निर्माण किया जाना चाहिए। शिक्षा का दूसरे उद्देश्य को ऐसे बनाना है कि वह ईश्वर में स्थित सबकी पहचान एकता पहचान ले। इसीलिए वह कहता है कि शिक्षा का उद्देश्य तभी सफल हो सकता है जब बालक वस्तुओं में निहित अंतर्निहित अविच्छिन्नता को समझ सके। ठीक है। उसके बाद में शिक्षा का तीसरा उद्देश्य अगर हम देखें तो दैवीय नियमों के अनुसार बालक का सर्वांगीण विकास करना होता है। फ्रोवेल का विचार है कि एक दैवीय शक्ति व्यक्ति के कार्यों को नियमित बनाने का प्रयास करती रहती है। यदि बालक इस दैवीय शक्ति के अनुकूल कार्य करता है तो उसकी प्रगति होती है, और यदि वह इसके दैवीय शक्ति के प्रतिकूल कार्य करता है तो उसकी अवनति होती है, यानी उन्नति नहीं होती है। ठीक है। तो फ्रोवेल के अनुसार प्रत्येक शक्ति का विकास अपनी क्रियाशीलता के अनुसार अंदर से बाहर की ओर होता है। अतः शिक्षा का उद्देश्य इस विकास को और आगे बढ़ाना होता है। यहाँ पे देखिए जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, ये 2022 में क्वेश्चन आया हुआ है, तो इसको हम देखते हैं। जलवायु परिवर्तन औसत मौसमी दशाओं के पैटर्न के ऐतिहासिक रूप से बदलाव आने को कहते हैं। ठीक है। सामान्यतः इन बदलाव का अध्ययन पृथ्वी के इतिहास को दीर्घ अवधियों में बांट सकते हैं। अलग अलग जो अवधियों में बांट सकते हैं। जो जलवायु होता है ये एक लंबे समय की प्रक्रिया होती है। ठीक है। लेकिन ऋतु जो होती है, ठीक है, ये ऋतु हो गया, ये कम समय की प्रक्रिया होती है। जलवायु की दशाओं में यह बदलाव प्रकृति भी हो सकता है, प्राकृतिक भी हो सकता है और मानव के क्रियाकलापों का परिणाम भी। ग्रीन हाउस प्रभाव और वैश्विक तापन को मनुष्य की क्रियाओं का परिणाम माना जाता है, जो औद्योगिक क्रांति के बाद जो है मनुष्य द्वारा उद्योगों में निःसृत कार्बन डाइऑक्साइड आदि गैसों के वायुमंडल में अधिक मात्रा में बढ़ने के परिणाम स्वरूप हुआ है। जलवायु परिवर्तन के खतरों के बारे में वैज्ञानिक लगातार जो है आगाह करते आ रहे हैं। ठीक है। तो यहाँ पे जलवायु परिवर्तन से आप क्या समझते हैं, जलवायु परिवर्तन क्या होता है कि औद्योगिक क्रांति के बाद जो है इसमें कार्बन डाइऑक्साइड में आदि गैसों में जो है वायुमंडल में अधिक मात्रा में बढ़ जाने के परिणाम स्वरूप जलवायु जो परिवर्तन होता है। जलवायु परिवर्तन सबसे पहले ये जान लीजिए, जलवायु परिवर्तन एक लंबे समय में होने वाली प्रक्रिया है, चेंजिंग है। ठीक है। 111 नंबर की बात करते हैं तो मांटेसरी पद्धति के सिद्धांतों की विवेचना कीजिए। जो मांटेसरी पद्धति है, इनके अलग अलग जो सिद्धांत है उसकी विवेचना करना है, 2022 में क्वेश्चन आया है, तो इसको आप लोग ध्यान से पढ़िएगा। सबसे पहले हम देखते हैं आत्म विकास का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ डेवलपमेंट। मांडेसरी का विश्वास है कि बालक का विकास बाहरी शक्तियों से नहीं होता, वरन आंतरिक शक्तियों यानी इंटरनल जो पावर होता है, इंटरनल मोटिवेशन से होता है। इसी कारण वह कहती है कि शिक्षक को बालक की आंतरिक शक्तियों का जो है विकास करना चाहिए। मांटेसरी का कथन है कि बालक एक शरीर है जो बढ़ता है, एक आत्मा है जो विकसित होता है। ठीक है। जो शरीर जो होता है वह बढ़ता है और जो आत्मा होती है वो विकसित होती है, उसका डेवलपमेंट होता है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को ना हमें कुरूप बनाना चाहिए और ना ही उन्हें दबाना चाहिए। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि शरीर को जो है ये बढ़ना क्यों बोले हैं, बढ़ना क्योंकि ये अवृद्धि होता है, अवृद्धि। ठीक है। अवृद्धि को जो है ये मात्रात्मक परिवर्तन होता है, इसको नापा तोला जा सकता है। लेकिन जो आत्मा होता है, आत्मा ये यहाँ पे कहें कि विकसित होता है, यानी जो डेवलपमेंट होता है, विकास। अवृद्धि और विकास आप लोग पढ़े होंगे, फर्स्ट सेमेस्टर में पढ़ाया गया था आपको। तो अवृद्धि और विकास,
अब वृद्धि और विकास जो होता है, विकास जो है ये गुणात्मक होता है, ठीक है? तो इसीलिए यहाँ पे आत्मा को जो है में विकसित होती है। विकास के इन दोनों स्वरूपों को ना हमें कुरूप बनाना चाहिए और ना ही उन्हें दबाना चाहिए, परंतु उस समय की प्रतीक्षा करनी चाहिए जब किसी शक्ति का कर्म के अनुसार विकास होता है। यानी शक्ति कोई भी शक्ति हो गया, वो समय के अनुसार किसी भी शक्ति का विकास होता है। उसके बाद में स्वतंत्रता का सिद्धांत की अगर बात देखें तो मांडेसरी के अनुसार बालक का स्वाभाविक विकास उसी दशा में हो सकता है जब उसके सीखने के लिए उसको जो है स्वतंत्र वातावरण जो है मिल सके। यदि बालक को स्वतंत्रता नहीं मिलती है तो उसके जीवन शक्ति का जो है दमन हो जाता है। अतः बालक को अपने विचारों, भावनाओं और रुचियों को जो है व्यक्त करने के लिए उनको पूर्ण स्वतंत्रता जो है दी जानी चाहिए। उसके बाद में है स्व शिक्षा का सिद्धांत, प्रिंसिपल ऑफ सेल्फ एजुकेशन। मांटेसरी का कथन है कि बालक को स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर जो है स्वयं ही ज्ञान प्राप्त करने का अवसर दिया जाना चाहिए। शिक्षक को उनके कार्य में कम से कम हस्तक्षेप करना चाहिए। बालक अपने प्रयासों से ही शिक्षा प्राप्त कर सकता है। इसी कारण मानसिक विकास का कार्य बालक का उसके द्वारा किया गया कार्य होना चाहिए, ठीक है? उसके बाद में यहाँ पे 4 नंबर की बात करें तो ज्ञानेंद्रिय प्रशिक्षण का सिद्धांत। तो मांटेसरी का विश्वास है कि ज्ञानेंद्रियाँ ही ज्ञान का द्वार होती हैं, ठीक है? इसी कारण बालक की ज्ञानेंद्रियों को विशेष रूप से जो है प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। यदि ऐसा नहीं किया जाएगा तो बालकों के द्वारा प्राप्त ज्ञान अस्पष्ट तथा अधूरा रहेगा। यानी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा जब कोई भी बालक सीखता है तो वो अस्थायी बना रहता है। मांडेसरी कहती है कि 7 वर्ष की आयु तक बालक की इंद्रियां विशेष रूप से क्रियाशील होती हैं, अतः इस अवस्था में ही उनकी ज्ञानेंद्रियों को जो है प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। 5 नंबर की बात करें तो यहाँ पे दिया है मांसपेशियों के प्रशिक्षण का सिद्धांत। जिस प्रकार बालकों की ज्ञानेंद्रियों को प्रशिक्षित किया जाना चाहिए, उसी प्रकार से उनकी मांसपेशियों को भी प्रशिक्षित किया जाना चाहिए। मांसपेशियों के प्रशिक्षण के लिए बालकों को जो है खेलने कूदने और परिश्रम करने के अवसर जो है उनको देना चाहिए। इसी कारण मांटेसरी ने अपनी शिक्षण पद्धति में मांसपेशियों का प्रशिक्षण आवश्यक बताया है, ठीक है? उसके बाद में है व्यक्तित्व के विकास का सिद्धांत, यानी प्रिंसिपल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ इंडिविजुअलिटी। मांटेसरी के अनुसार बालक के व्यक्तित्व यानी पर्सनालिटी का पूर्ण विकास जो है किया जाना चाहिए। बालक अपने व्यक्तित्व का विकास शिक्षक के पथ प्रदर्शन में ही कर सकता है। मांटेसरी का क्या कथन है कि बालक के व्यक्तित्व का आदर किया जाना चाहिए। जो उनका पर्सनालिटी होता है किसी भी प्रकार के हो, उनका जो है आदर करना चाहिए। उनकी अवहेलना या उपेक्षा करना उचित नहीं है। बालकों के साथ ऐसा व्यवहार नहीं करना चाहिए जिससे उनकी भावनाओं को ठेस लगे। विद्यालय का वातावरण जो है स्वतंत्र होना चाहिए। जो विद्यालय का वातावरण होता है स्वतंत्र होना चाहिए, ठीक है? तो इस प्रकार से हमने जो है 111 क्वेश्चन जो है इसमें कंप्लीट कर चुके हैं। इसके आगे हम लोग कल के वीडियो में बात करेंगे। अगर वीडियो आप लोगों को पसंद आया हो तो जो है आप लोग अगर जो है टॉपिक वाइज पढ़ना चाहते हैं तो आप लोग बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। इसका लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है और वहाँ पे आप लोग चैनल पर जाके जो है पॉइंट बाय पॉइंट बिल्कुल टॉपिक वाइज जो है देख सकते हैं वीडियो। इसका पीडीएफ प्राप्त करना चाहें तो आप लोग टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं और अगर सोशल मीडिया से जुड़ना चाहें किसी प्रकार से दिक्कत हो रही है तो आप लोग जो है ये व्हाट्सएप चैनल ज्वाइन कर सकते हैं और अपनी प्रॉब्लम को शेयर कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, यहाँ पे अगर आपको समझ में आया हो तो लाइक कर सकते हैं और अपने दोस्तों के पास शेयर कर सकते हैं। अभी तक जो लोग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए सब्सक्राइब कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, कल के वीडियो में हम लोग मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।